दोस्तों स्वागत है अंडमान लाइव के इस विशेष अंक में। अब खबरें अंडमान से। मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित दूर दराज अंडमान निकोबार द्वीप यूं तो छोटे हैं, पर यहाँ की समस्याएं बहुत बड़ी है। कहीं नोटबंदी के लिए लोग परेशान हैं, तो कहीं जमीन में बिन मौसम बरसात होने के कारण फसल बर्बाद हो रहे हैं। समस्या यहाँ बहुत है, पर मुख्य भूमि से नेशनल न्यूज चैनल के कैमरे यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। तो आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के खबरों के बारे में। सबसे पहले खबर पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद से, जहां मुआवजे के रकम को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहा है कि मजदूर के मौत के बाद मुआवजा तो दिया गया, पर उस मुआवजे को बाद में उस मजदूर के सामान्य जीवन निधि से काट लिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि उनके साथ छल हो रहा है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। जब कोई राजनेता की मौत होती है तो शहर के हर कोने से रोने और बिलखने की आवाज आती है, पर जब कोई मजदूर की मौत होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि मजदूर के परिवार वाले के हक के पैसे को भी मार दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है नगर पालिका परिषद के मजदूर स्वर्गीय एल्बर्ट डुंगडुंग के परिवार के साथ। स्वर्गीय एल्बर्ट डुंगडुंग की मौत 12 अक्टूबर को हुई थी, जब एल्बर्ट डुंगडुंग बिजली के खंभे पर खड़े होकर कुछ काम कर रहे थे। बिजली के झटके लगने से उनकी जगह पर ही मौत हो गई। मौत के बाद पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद द्वारा मुआवजे के तौर पर एल्बर्ट डुंगडुंग के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और ये भरोसा दिलाया गया कि उसके परिवार के एक सदस्य को पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद में काम दिया जाएगा। मुआवजा देते वक्त फोटो खिंचवाए गए और उन फोटो को मीडिया में बांटा गया, लेकिन परिवार वालों को झटका तब लगा जब उन्हें यहां मालूम पड़ा कि ये जो 2 लाख रुपए उन्हें दिए गए हैं, ये मुआवजा नहीं बल्कि स्वर्गीय एल्बर्ट डुंगडुंग के सामान्य भविष्य निधि से काट लिया जाएगा। स्वर्गीय एल्बर्ट डुंगडुंग के परिवार वाले जब राजनिवास पहुंचे तो उन्हें यह पता लगा कि राजनिवास से मुआवजा इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि मुआवजा रकम पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद ने पहले से ही दे दिया है। अब पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद यह कह रही है कि यह पैसा स्वर्गीय एल्बर्ट डुंगडुंग के सामान्य भविष्य निधि से काटा गया है। अब सवाल यह उठता है कि मुआवजा का जो रकम है वो आखिर गया कहां? अगर मुआवजा दिया गया है तो उस पैसे को भविष्य निधि से क्यों काटा जा रहा है? परिवार वाले सदमे में हैं, पर पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मीडिया से बात करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन की नींद इस विषय पर जल्दी खुलेगी और स्वर्गीय एल्बर्ट डुंगडुंग के परिवार वालों को इस पूरे मामले में न्याय मिल पाएगा। 12 अक्टूबर 2016 को हमारा जीजा जी का डिपार्टमेंट के म्यूनसिपल बोर्ड के डिपार्टमेंट के लापरवाही की वजह से उनका करंट लगकर डेथ हो गया है। ऊपर से स्ट्रीट लाइट ठीक कर रहा था, ऊपर से नीचे गिरे हैं, उनका स्पॉट डेथ हो गया। होने के बाद में उस समय जब हॉस्पिटल लेके गए, गैराचंद हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे बोले है चेयरपर्सन मुझसे पीपीएमसी के चेयरपर्सन ने वादा करा था कि 2 लाख रुपए कंपनसेशन के थ्रू से मैं अभी दे रहा हूँ, और एलजी आउट ऑफ स्टेशन हैवलो गया हुआ है, एलजी आने से एलजी रिलीफ फंड से भी कुछ पैसा मैं 3-4 लाख रुपए जो भी है मैं दिला के छोड़ूंगा। ठीक है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अंतिम संस्कार करने के बाद में 4 दिन के बाद में मैंने जब ऑफिस में गया है तो बच्चे का नौकरी के लिए, तो उसके बाद में फिर अभी ये मैंने कि 1 तारीख को जब बच्चे को लेके गया तो फिर वहाँ पे जेई बोल रहा है नहीं मुझे नहीं मालूम है, ये बोल रहा है मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद में सेक्रेटरी साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब उसी समय ऑर्डर बनवा के बच्चे को ले लिया। कंपनसेशन का बात हुआ है कि हम लोग एलजी साहब के पास में गए थे, एलजी रिलीफ फंड से कुछ पैसे इन लोग बोले थे दिलाएंगे, चेयरपर्सन बोले थे दिलाएंगे, मैं दिलाई नहीं था। एलजी के पास में गया तो एलजी बोल रहा था नहीं वो पैसा तो मैंने दिया है 2 लाख रुपया। चेयरपर्सन बोल रहा है कि म्यूनसिपल के चेयरपर्सन बोल रहे हैं कि नहीं मैंने दिया है, एलजी साहब बोल रहे हैं कि मैंने दिया कौन है नहीं मालूम है। मगर आज हमारे पास में एक पेपर मिला है, अभी 3 दिन पहले ही एक पेपर मिला है। पेपर में बता रहा है कि ये पैसा जो 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिया है ये पैसा काट दिया जाएगा। जब उनका जीपीए वगैरह जब क्लियर हो जाएगा तो उस समय ये पैसा 2 लाख रुपए काट दिया, एडवांस के थ्रू में दिया है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। कंपनसेशन देता है रिलीफ फंड से, वो किसी सहायता के लिए उनको हेल्प करने के लिए देता है। अब वो पैसे इनके पेमेंट से या इनके जीपीएफ से या इनके लेबर कमिश्नर के पास से जो पैसा मिलता है ये काट देना, ये तो डिपार्टमेंट का बहुत गलत चीज है। गुजारिश करता हो एलजी साहब से और पीबीएमसी के सेक्रेटरी साहब से कि इस चीज को थोड़ा देखिए, गौर कीजिए, गौर करके और हमारे सपोर्ट में कुछ फैसला सुनाइए। नहीं, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। उनको जीपीएफ से नहीं, वो म्यूनसिपल काउंसिल अपना जो नॉन प्लान फंड है उनसे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मिलेगा।
नहीं, वो जो फंड दिए गए वो उनसे अपना उनको सर्विस से रिलेटेड नहीं है। वो म्यूनसिपल काउंसिल एक्स्ट्रा उनको 2 लाख रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको बेटे का भी हमने ऑर्डर कर दिया PRM में। ये चलेगा सर, अभी टेम्पररी स्टेटस है, आगे करके फिर देखेंगे आगे। हालांकि पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने ये आश्वासन दिया है कि मुआवजे का रकम स्वर्गीय अल्बर्ट डुंगडुंग के सामान्य भविष्य निधि से नहीं काटा जाएगा, पर परिवार वालों को जो खत मिला है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि पैसा सामान्य भविष्य निधि से ही काटा जाएगा। अब देखना यह है कि स्वर्गीय अल्बर्ट डुंगडुंग के परिवार वालों को इंसाफ मिलता है या नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप से कैमरामैन नवीन कुमार के साथ सार्थक कांजीलाल, नेशन लाइव। जिला परिषद के फंड को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि जिला परिषद के फंड का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इस संबंध में एक खत भी लिखा गया है मुख्य सचिव को और उनसे आग्रह किया गया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिला परिषद के फंड का ठीक ठाक इस्तेमाल हो। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने जिला परिषद द्वारा कथित रूप से कोष का उपयोग न करने और इससे पंचायतों में विकासीय कार्यों पर असर पड़ने के बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि विकासीय कार्य को अंजाम न देने की वजह से ग्रामवासी प्रभावित हो रहे हैं। कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे जिला परिषद को कोष का उचित इस्तेमाल करने और जल्द से जल्द विकासीय कार्यों को अंजाम देने के लिए निर्देश दे, क्योंकि बरसात का मौसम अब समाप्त होने वाला है। ऐसे में गर्मी के मौसम के दौरान विभिन्न पंचायतों में अधिक से अधिक विकासीय कार्यों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुलदीप राय शर्मा के अनुसार ग्रामीण इलाकों में समयबद्ध तरीके से विकासीय कार्य नहीं हो पाने के कारण आम लोग काफी परेशान हैं। जब इस संबंध में हमने दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कदम उठाए जा रहे हैं और दक्षिण अंडमान जिला परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी दूर दराज गाँव में विकासीय कार्य ठीक से पूरा किया जाए। मुझे ये पता चला है कि जो भी फंड जिला परिषद को आज के दिन में मिला है तो जिला परिषद फंड को लेके कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा है। अब क्यों नहीं बढ़ रहा है ये उनका इंटरनल मैटर मुझे नहीं पता, बट मैं ये बात कहना चाहूँगा। देखिए, जो फंड एलोकेशन आपको होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फंड एलोकेशन होता है आपका और पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फंड एलोकेशन होता है। आज देखिए, हम सबको पता है अंडमान निकोबार में बेसिकली 6 महीना 7 महीना हम लोग रेनी सीजन यहाँ पे होता है, बारिश होता है और काम करने का जो हमको टाइम मिलता है जो है वो सिर्फ 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है। तो बाई एंड ऑफ नवंबर अक्टूबर, बाई एंड ऑफ अक्टूबर या बाई स्टार्टिंग ऑफ नवंबर बेसिकली यहाँ पे जो रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है और नवंबर से लेके आपका अप्रैल तक का जब तक मानसून नहीं आता है हम लोग को एक अच्छा टाइम मिलता है कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए, चाहे रोड हो, चाहे ड्रेन्स हो, चाहे कोई भी दूसरा एक्टिविटी जो फील्ड में हम लोग करते हैं। तो ये अच्छा एक टाइम है, बट पता नहीं क्यों जिला परिषद के पास जो फंड है उस फंड को लेके वो आज कोई भी एक्टिविटी नहीं कर। ये तो पिछला कहानी जो है जो अभी तो हम लोग न्यूली इलेक्टेड होके बैठे हैं, इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर में जो चलाए हैं तो इन्होंने जो है जितना है फंड से ज़्यादा काम किया है, होने की वजह से बैकलॉग इतना होते गया और एडमिनिस्ट्रेशन में फंड भी जो रेशियो है उसका सडन जो है प्रीवियस ईयर में जाके कटौती होने के कारण क्या बैकलॉग का आ गया। बैकलॉग होने के कारण क्यों न्यू वर्क में हम लोग प्रॉपर नहीं काम कर पा रहे हैं क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड, इनसफिशिएंट फंड नहीं है हमारे पास और वर्कलोड जो हमारा जिला में बड़े बड़े वर्क जो है सबसे ज़्यादा है। विधानसभा नहीं होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीपों में जिला परिषद की महत्वता और बढ़ जाती है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। नियम के अनुसार बहुमत वाली पार्टी जिला परिषद को चलाता है, पर विपक्ष के सदस्यों को भी स्थान दिया जाता है स्थायी कमेटी में। पर इस बार स्थायी कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को स्थान न मिलने पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण अंडमान के जिला परिषद के स्थायी कमेटी के गठन को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद में बहुमत भारतीय जनता पार्टी की है और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी से ही है। अब नियम ये कहता है कि दक्षिण अंडमान जिला परिषद की स्थायी कमेटी मिलीजुली बननी चाहिए, यानी कि विपक्ष के लोगों को भी उन स्थायी कमेटी में अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा इन
स्थायी कमेटियों में कब्जा करने से विपक्ष खासकर कांग्रेस से निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों में काफी नाराजगी है। इस विषय को लेकर कुछ सदस्यों ने प्रशासन से शिकायत भी की। विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार अपनी मर्जी के तौर पर अपनी ही पार्टी से लोगों को स्थायी कमेटी में जगह दे रहे हैं और विपक्ष को बिल्कुल कम जगह देकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि ये जो स्थायी कमेटी का गठन हुआ है ये बिल्कुल नियम के अनुसार हुआ है और नियम के अनुसार विपक्ष के एक चुने हुए उम्मीदवार को जगह दी गई है हर स्थायी कमेटी में और इसलिए इसमें शिकायत की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये लगता है कि ये विवाद अब लंबा चलेगा और यह भी लग रहा है कि आगे जाकर विपक्ष के चुने हुए उम्मीदवार दक्षिण अंडमान जिला परिषद में अपना विरोध और भी तेज कर सकते हैं। जिला परिषद में जो है 5 कमेटी सब कमेटीज होती है और रिकमेंडिंग बॉडी होती है यूजुअली, और उसमें वो 5 कमेटी में हमारा चेयरपर्सन ने एक लिस्ट लेके आया और उन्होंने उसको रीड किया और उसमें देखा गया कि 5 कमेटी का जो चेयरपर्सन है उनके ही पार्टी के लोगों को बनाया गया। हम लोग 8 जो है अपोजिशन के हैं, उनके 10 हैं। तो हम लोग उनको जब बताया कि ये तो गलत हुआ है, आपको जो है इन प्रोपोर्शन देना है, एटलीस्ट आउट ऑफ 5 जो है 2 कमेटीज़ हम लोगों को चेयरमैन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग जो है यही देंगे आपको, सिर्फ मेंबर्स में, क्योंकि कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं, टोटल चेयरपर्सन को मिला के 5 जन होता है, उसमें जो है आपको 2 जन को दिया है और 3 उनका आदमी है। जबकि प्रोपोर्शन में अगर कमेटी चेयरपर्सन को देगा तो ये गलत हुआ है। तो हम लोग इसको जब बताए तो उन्होंने उसको बिल्कुल माना नहीं, तो हमने सारे मेंबर्स हम लोग मिलकर वहाँ से बॉयकॉट करके आ गए और उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आरडी से भी मिले और हमने ये बात को उनके सामने भी रखा। तो उन्होंने भी इसको लिखित में देने के कहा है और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि एज़ पर रूल जो एज़ पर जो रेगुलेशन होगा वही जो है माना जाएगा, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। और हम लोग इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर हम लोगों को उसका जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में बुलाया गया, अध्यक्ष श्री जयदीप कुमार डे ने, और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अपने जितने पार्टी के मेंबर्स हैं उन्हीं को स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन दे दिया, जो कि एज़ पर रूल ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर चेयरमैन होना चाहिए। और ये अपने रूल के खिलाफ उन्होंने काम किए हैं और इसकी वजह से हम लोगों ने सारे मेंबर्स, जो जिला परिषद मेंबर्स ने आज बाइकआउट किया मीटिंग का, और हमने अपना रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से आश्वासन हमें दिया गया है कि इस पे स्टेप लिया जाएगा और तुरंत हमें कहा गया है कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और हम लोग यहाँ पे तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सकारात्मक कदम उठाएंगे। एज़ पर रेगुलेशन में ही मैंने दिया है और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन में भी उनको दिया गया है, हर कमेटी में उनको दिया गया, 2-2 दिया है, एक कमेटी में एक सिंगल जो है अपोजिशन को भी दिया गया है, जो एज़ पर रेगुलेशन ही हमने उनको परसुट किया है कमेटी। नहीं, इसमें बोला गया कि प्रीफरली देना है, प्रीफरली हर कमेटी में अपोजिशन होना चाहिए, जो रेगुलेशन बेस है, तो हर कमेटी में 2-2 उनको अपोजिशन दिया है, तो एज़ पर रेगुलेशन ही मैंने किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आमने सामने हैं। जिला परिषद की स्थायी कमेटी पर स्थान न मिलने पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य अब पूरी तरह से विरोध के मूड में हैं। अब देखना यह है कि ये विरोध कब और कैसे सुलझता है। अंडमान निकोबार द्वीप से कैमरामैन नवीन कुमार के साथ सार्थक कांजीलाल, नेशन लाइव। अंडमान फीवर यानी कि लेप्टोस्पायरोसिस हमेशा से ही अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हर साल कई लोग मारे जाते हैं अंडमान फीवर के लिए। इस बारे में अब अंडमान निकोबार बाल संरक्षण आयोग ने इस मुद्दे को उठाया है और स्वास्थ्य विभाग को बताया है कि इस साल करीबन 12 मौतें हो चुकी है मध्य और उत्तर अंडमान में, पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मारे जाने वाले लोगों की संख्या शायद इससे कम है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। अंडमान निकोबार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती किरण तिग्गा ने मध्योत्तर अंडमान में अंडमान फीवर से हाल ही में हुई 12 मौतों पर चिंता जताई है। किरण तिग्गा ने हाल ही में मध्योत्तर अंडमान का दौरा किया था और दौरे के दौरान डिगलीपुर के लोगों ने उनके समक्ष अंडमान फीवर से यानी कि लेप्टोस्पायरस से उनके इलाकों में लगातार हो रही मौत का मुद्दा उठाया।
किरण तिग्गा के अनुसार ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके क्षेत्र में अंडमान फीवर से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में रामनगर इलाके में 2 बच्चों की मौत अंडमान फीवर के कारण हुई थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद किरण तिग्गा ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक से फोन से बात की और अनुरोध किया कि डिगलीपुर में अंडमान फीवर से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए जाए, उचित संख्या में डॉक्टरों के साथ विशेष कैंप लगाया जाए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने इस दिशा में तुरंत कदम उठाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर और नवंबर तक की अवधि के दौरान जब फसलों की कटाई होती है, मध्योत्तर अंडमान में अंडमान फीवर का प्रकोप बढ़ जाता है। इस विषय में जब हमने स्वास्थ्य सेवा निदेशक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है और अंडमान स्वास्थ्य सेवा निदेशालय पूरी तरह चौकस है। पिछले महीने 24 से लेकर 26 तक मैं रंगत और डिगलीपुर के हॉस्पिटल विजिट करी थी, कुछ स्कूल्स भी विजिट करी और उस समय मुझे वहाँ से पता चला था, वहाँ के सीएमओ से, कि डिगलीपुर में 8 लोगों का डेथ हुआ अंडमान फीवर से। हर साल ये सीज़न होता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक। इसमें एक अलग से अवेयरनेस कैंप और ओरिएंटेशन कैंप प्लस एक्स्ट्रा डॉक्टर आपका वायरल से रिलेटेड मेडिसिन के साथ वहाँ कैंप लगाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद भी अचानक कल एक वहाँ से फ़ोन से खबर आई कि एक ही परिवार से 2 बच्चों का, रामनगर के रांची परिवार के 2 बच्चों का डेथ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ DHS से फ़ोन में बात करी, लेटर भी भेजा। DHS ने बताया कैंप हम लोगों ने 2 दिन पहले ही वहाँ किया था, लेकिन कैंप एनफ नहीं है, डॉक्टर्स भी वहाँ है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा इस समय अवेयरनेस कैंप का ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो दूर के लोग अवेयरनेस कैंप में भी नहीं आते, हॉस्पिटल तक नहीं आते, अंडमान फीवर एक वायरल से रिलेटेड बीमारी है, वायरल फीवर है, तो उसको मेरा रिक्वेस्ट था मैडम से कि आप आंगनवाड़ी वर्कर से और ANM से एरिया जहाँ रूरल एरिया है वैसे जगह में कम से कम घर घर मेडिसिन के साथ उनको भेजें, उनका ड्यूटी लगाएं ये 2-3 महीने। जो ऐसे भी केस हैं जो 15 दिन से बुखार है पर हॉस्पिटल तक नहीं आते, लास्ट स्टेज में आते हैं और आखिरी समय में तो अंडमान फीवर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी इसमें अब DHS से यही बात हुआ है कि आप इसके ऊपर में ध्यानपूर्वक काम करें डिगलीपुर में, और आगे से ये घटना हो रही है इसके ऊपर तुरंत स्टेप लें। पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन दिल लगाकर ड्यूटी करते हैं होमगार्ड जवान। लेकिन होमगार्ड जवानों के राशन भत्ते में हाल ही में कटौती की गई है। इस मुद्दे को अब अंडमान निकोबार के सांसद ने उठाया है मंत्रालय में। उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द ही कोई फैसला आएगा। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि अंडमान निकोबार प्रशासन के पुलिस विभाग के कार्यरत पुलिस कर्मियों के तर्ज पर द्वीपों में सेवारत नियमित होम गार्डों को प्रतिमाह 2,866 रुपए बतौर राशन भत्ता दिया जाए। गृह मंत्री को हाल ही में लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि वर्ष 2012 तक द्वीप समूह में कार्यरत नियमित होम गार्डों को पुलिस कर्मियों के तर्ज पर पुलिस कर्मियों की तरह राशन भत्ता दिया जाता था, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में प्रशासन ने बहुत पहले ही तर्क संगत विवरण के साथ प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया है, लेकिन वह काफी दिनों से मंत्रालय में लंबित है। अंडमान निकोबार के सांसद ने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान किया जाए। अंडमान निकोबार द्वीपों में कार्यरत नियमित होमगार्ड कई सालों से इस राशन भत्ते का मांग कर रहे हैं, पर उनके मांगों का अब तक सुनवाई नहीं हो पाया है। छोटा सा द्वीप नील द्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन हमेशा से ही नील द्वीप में पानी की किल्लत रही है। हाल ही में अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव ने नील द्वीप का दौरा किया और दौरे के दौरान वहां के पंचायती राज सदस्यों ने नील द्वीप में पानी की किल्लत के बारे में उन्हें जानकारी दी। नील द्वीप से पेश है ये रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव और दक्षिण अंडमान के जिला उपायुक्त ने हाल ही में नीलद्वीप का दौरा किया था और दौरे के दौरान नीलद्वीप के लोगों ने उन्हें द्वीप के कई सारी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। नीलद्वीप के लोगों ने द्वीप में पानी की किल्लत को अपनी सबसे बड़ी समस्या बताते हुए उनसे जल्द इसे दूर करने की मांग की थी। वहीं नीलद्वीप के पंचायती राज सदस्यों ने मुख्य सचिव से द्वीप के हर गाँव तक पाइपलाइन बिछाने की भी मांग की और MP-लैड फंड से जो 2 RO प्लांट का निर्माण किया गया है उसे
भी जल्द शुरू करने की मांग की। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव ने जल्द इस पर काम शुरू करवाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है, जिससे नीलद्वीप के निवासियों को एक बड़ी राहत मिली है। नीलद्वीप के लोगों ने द्वीप में एक पार्क का निर्माण करने की भी मुख्य सचिव से मांग की थी, जिसकी भी मंजूरी मुख्य सचिव ने दे दी है। हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सीएस साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान के दोनों ने विजिट किया है और बहुत अच्छा राहत मिला है नील आइलैंड के लोगों को, हमें सबको। बहुत सारा बात हुआ है, जैसा पानी का जिल्लत है हमारा नील में, तो पानी के लिए हर गांव में पाइपलाइन द्वारा जो है पानी दिया जाएगा, उसका लिए भी चर्चा हुआ है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ 2 आरओ प्लांट नील आइलैंड में जो एम्पलेट फंड से दिया गया वो भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा अभी एक सीएस साहब का पास हमारा मांग था कि नील में एक अच्छा पार्क हो, तो उसका भी मंजूरी सीएस साहब ने दिया है और काम भी इसका भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान से नवाजित नरेश चंद लाल को हाल ही में अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्वच्छ भारत के लिए। यह उनका क्षेत्र है और लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में वो जागरूकता बड़े आसानी से फैला पाएंगे। द्वीपों के जाने माने फिल्म निर्माता, निदेशक और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नरेश चंद्र लाल को अंडमान निकोबार प्रशासन ने द्वीप समूह में स्वच्छ भारत मिशन के राजदूत के रूप में नामांकित किया है। उनका नामांकन स्वच्छ भारत अभियान के तहत द्वीप समूह के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए किया गया है। इस बीच इस नामांकन का स्वागत करते हुए नरेश चंद्र लाल ने प्रशासन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वे जी जान से अंडमान निकोबार द्वीपों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे कंधे पर इतने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मैं अंडमान निकोबार प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। ये जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि मेरे लिए मेरे फील्ड के साथ एक न्याय है। मैं समझता हूं कि अवेयरनेस के लिए मैं बहुत काम कर सकता हूं और फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से बहुत जल्दी जो है आदमी को आप अपना जो मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप ऐसे ऐसे मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मुझे पूरा जब मुझे एम्बेसडर बनाया गया है तो मुझे काम करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। मैं काम करने वाला हूं। मेरे इस जो द्वीप है, इतना खूबसूरत द्वीप है, इसे मैं कचरा मुक्त बना दूं। मतलब कहीं भी लोगों का ये अंदर मैं ये प्रेरणा डालना चाहता हूं कि कोई भी कूड़ा करकट ना फेंके। जो जगह है कूड़ा करकट फेंकने का वो जगह फेंकें और प्रॉपर सैनिटेशन हो और पानी का जो साफ पानी मिले, कोई गंदगी ना हो। और मैं चाहता हूं कि इसमें मेरा पूरा जो हमारे द्वीपवासी हैं मुझे सहयोग। अंडमान लाइव के विशेष अंक में आज बस इतना ही। पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगली बार जब भी आप कहें कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है तो एक बार फिर सोचिएगा, क्योंकि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं बल्कि भारत कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट तक फैला हुआ है। दूर दराज होने के कारण यहाँ की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाते। अंग्रेजों के समय में अंडमान निकोबार द्वीपों को काला पानी कहा जाता था, लेकिन अफसोस आजादी के बाद राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने लगभग अंडमान निकोबार द्वीपों को भुला ही दिया है। ऐसे में नेशन लाइव ने बीड़ा उठाया है कि अंडमान की खबरों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। तो फिर हमसे जुड़े रहिएगा हर हफ्ते। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।